हे गाइस, गुड आफ्टरनून। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज की शानदार क्लास में। नाम मेरा संदीप केसरवानी। एक बार फिर से आप सभी लोगों के लिए पैरा जंबल्स की पहली क्लास लेकर आया हूं। पैरा जंबल से शुरुआत करेंगे और देखेंगे क्या स्पेशल इस पैरा जंबल में और कैसे सॉल्व करते हैं पैरा जंबल के क्वेश्चंस। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो जनरली स्टूडेंट्स के लिए बड़ा चैलेंज वाला होता है। ये एक ऐसा टॉपिक है दोस्तों जिसको कभी भी आप 1 2 3 4 क्लासेस से नहीं सीख सकते हैं, बल्कि इसके लिए एक लंबे समय तक की गई प्रैक्टिस चाहिए होती है। बट फिर भी जो हमने 2 क्लासेस आपके लिए लगाई हैं, इन 2 क्लासेस में वो चीज हम आपको पढ़ाएंगे जो आगे जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इन्हीं पॉइंट्स को उसमें अप्लाई करना है और पैरा जंबल पे कमांड पानी है। ठीक है, तो इस बात का ख्याल रखें कि ये 2 क्लासेस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की क्लास में पहले 30 मिनट हम लोग कुछ ट्रिक्स पर बात करेंगे कि पैरा जंबल को एक्चुअली हम करना क्या होता है, कैसे कनेक्ट करना होता है। और फिर उसके बाद दोस्तों, ट्रिक्स के बाद जो मेन मुद्दा आता है वो आता है और प्रैक्टिस। तो लास्ट जो 30 मिनट्स बचेंगे उसमें प्रैक्टिस होंगे। पहले 30 मिनट्स हम लोग यहाँ पे पैरा जंबल करने के तरीके पे बात करेंगे। एक और इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, पैरा जंबल पे कमांड पाने के लिए मैं आपको बता दूं, एक चीज और आपको जो सेल्फ से करनी होगी वो ये है दोस्तों कि आपको जैसे न्यूज़पेपर आप पढ़ते हो, ठीक है, या कोई भी इंग्लिश का मटेरियल आप उठाते हो, तो उसमें अगले 1 महीने तक एक छोटा सा काम करना है सेल्फ प्रैक्टिस में कि वहां पर कौन से वर्ड के बाद कौन सा वर्ड लगा हुआ है। सपोज आपने 100 वर्ड का एक पैराग्राफ चूज किया, तो 100 वर्ड्स में किस वर्ड के बाद कौन सा वर्ड लगा हुआ है, किस लॉजिक के तहत, उस बात पर थोड़ा ध्यान देते हुए पैराग्राफ को पढ़ें। मिनिमम 100 वर्ड्स का पैराग्राफ का प्रॉपर पोस्टमार्टम करें इस तरीके से, सो दैट आपके दिमाग ये समझ सके कि किसके बाद कौन सी चीज दी हुई है, किसके पहले कौन सी चीज दी हुई है। जैसे अगर मैं आपको बात करूं पैरा जंबल में, जनरली यही तो है यार, क्योंकि एसएससी में फुल सेंटेंस करके सारे क्वेश्चंस नहीं आते, कुछ इनकम्प्लीट सेंटेंस आते हैं। तो कहां पे खत्म हो गया, उसके बाद अभी वो अधूरा है, तो उसके बाद अगला कहां से शुरू होना चाहिए, इसको पूरा करने के लिए, यही सारी चीजें तो हमारे पैरा जंबल का हिस्सा होती है। राइट एवरीबॉडी। अभी हम इन सभी मुद्दों पे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जो भी फर्स्ट टाइम स्टूडेंट्स हैं वो मेरी प्रोफाइल को फॉलो कर ले। संदीप केसरवानी सर्च करेंगे तो मिल जाएगी, फॉलो करें। दूसरों के साथ प्रोफाइल शेयर जरूर करें और इनवाइट कोड बता दें सबको, संदीप12, हर कोई ज्वाइन कर सके हमारी फ्री क्लासेस को। ये रेगुलर क्लासेस होती हैं दोस्तों, और आज की 3 क्लासेस हो चुकी हैं, अभी वाली 4th क्लास है, और 5वीं जो क्लास होगी दोस्तों वो 2 से 3 वाईफाई स्टडी यूट्यूब चैनल पर है। राइट एवरीबॉडी। और अब तो बोर्ड सिप पर पढ़ाना शुरू कर दिया हमने। जी हाँ, बोर्ड पर क्लास अब स्टार्ट हो चुकी है। अब सिटिंग मोड में नहीं बल्कि स्टैंडिंग मोड में पूरी क्लास होती है, बहुत मजा आता है उसमें। जैसे एडिटोरियल भी मेरा बोर्ड पे अब शुरू हो गया है। मेरे दोस्तों, एडिटोरियल शो सुबह का जरूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है गाइस, ध्यान से सुनिएगा। तो पैरा जंबल है क्या? एग्जाम में पैटर्न बहुत सारे हो सकते हैं। हो सकता है आपका पहला पैटर्न कुछ इस टाइप का दिया हो जिसमें S1 और S6 पहले से लिखे हों और PQRS आपके उसके बाद दिए हुए। ठीक है, ये पैटर्न हो सकता है। S1 S6 लिखा होता है। S1 मतलब सेंटेंस नंबर 1 पहले नंबर पे जो आएगा, S6 का मतलब सेंटेंस नंबर 6 दूसरे नंबर पे जो आएगा, और PQRS आपके लिए जो इन दोनों के बीच में होंगे। क्योंकि 1 है 6 है तो 2 3 4 5 नहीं है ना, तो ये 2 इसमें से कोई 2 कोई 3 कोई 4 कोई 5 होगा। ये सीक्वेंस जो है ये जंबल्ड है, तो आपको इसी को तो अरेंज करना है 2 3 4 5 के लिए। तो एक ये पैटर्न है जहां पे S1 S6 पहली ही लाइन पे लिखा होता है। दूसरा पैटर्न है कि S1 लिखा होगा लेकिन S6 नहीं होगा, बस PQRS होगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर ये S1 मतलब पहला सेंटेंस, ये दूसरा से शुरू करना है कि इससे कौन सा लिंक होगा, सेकंड सेंटेंस। ये दूसरा पैटर्न है जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तीसरा पैटर्न जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ना S1 होगा ना S6 होगा, केवल PQRS होगा। केवल PQRS होगा, ना S1 होगा ना S6 होगा। ये तीसरा पैटर्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। चौथा पैटर्न जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, PQRS लिखा होगा और S5 लिखा होगा। S1 नहीं लिखा होगा, S5 लिखा होगा। PQRS और S5, यानी कि सेंटेंस नंबर 5 होगा, 1 2 3 4 ऊपर से अरेंज कर दो, और नीचे 5वें और अंतिम पार्ट हमारा S5 लिखा होगा। यानी ओवरऑल आपको ये ध्यान देना है भैया जी, कुल मिलाकर अरेंज करना है, दैट्स इट। और करना है अरेंजमेंट करना है, और कुछ ना करना भाई साहब, अरेंज करना है, दैट्स इट।
राइट एवरीबॉडी। नाउ फ्यू पॉइंट्स पे हमें बात करनी है, कुछ मुद्दों पे हमें बात करनी है। आइए देखते हैं क्या मुद्दा है वहां पे। अरेंजमेंट में जो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, सबसे पहले हम आपसे बात करने वाले हैं, दो प्रकार के अरेंजमेंट्स होंगे। एक वो अरेंजमेंट होगा जो पूरे सेंटेंस, कंप्लीट सेंटेंस सेंटेंस करके चार हिस्सों को जंबल करेंगे, कंप्लीट सेंटेंसेस को। ऐसी कंडीशन में आपको स्टोरी को थोड़ा सा मैच करना होता है। ऐसी कंडीशन में अगर पूरी कहानी ही है, अलग अलग सेंटेंसेस, पूरा कंप्लीट है, अधूरे नहीं है, तो आपको सेंटेंसेस के सेंस के हिसाब से उसको समझना होगा। ग्रामर का एक रत्ती रोल नहीं है इसमें भाई साहब, एक रत्ती रोल नहीं होगा ग्रामर का। अभी हम इस पे प्रैक्टिस कराएंगे। जैसे अभी मुजवानी समझाता हूं। जैसे मान लीजिए हमारा पी ऑप्शन लिखा हुआ है, मतलब हमारा कोई एक ऑप्शन, जैसे क्यू, पी क्यू आर एस ये है, तो ये ऑप्शन लिखा हुआ है। एक बार एक आदमी जंगल में शिकार के लिए गया, है ना। हिंदी में समझाता हूं फिर ट्रांसलेट कर लेंगे अपन। एक बार एक आदमी जंगल में शिकार के लिए गया, ये इस पे लिखा हुआ। एक बार एक आदमी जंगल में शिकार के लिए गया, उसने देखा कि एक शेर, उसने देखा कि एक शेर एक हिरन का शिकार पहले ही कर रहा था। उसने देखा कि एक शेर एक हिरन का शिकार पहले ही कर रहा था। उस आदमी को दया आई कि उस आदमी के दिमाग में एक ख्याल आया, उस आदमी के दिमाग में एक विचार आया कि हिरन को बचाया जाए या जो शेर भूखा है, भूखे पे अटैक ना किया जाए। इतने पे उसने डिसाइड किया कि हिरन तो ऑलरेडी घायल है, शेर को उसे खा लेने दिया जाए, वो ज्यादा बेहतर होगा। ये सेंटेंसेस हो गए, चारों सेंटेंस कंप्लीट थे भाई साहब। 4 सेंटेंसेस हमने दिया, ये 4 के 4 सेंटेंसेस आपके कंप्लीट थे। इसको आपको अरेंज करने के लिए स्टोरी समझना पड़ेगा, और इसके लिए आपको पूरा सेंटेंस पढ़ना पड़ता है, स्टोरी समझना पड़ता है, पूरा सेंटेंस पढ़ना पड़ता है। उसमें देखना पड़ता है कहां से शुरू हुई होगी ये कहानी, जहां से शुरू हुई, कहां से शुरू हुई। एक आदमी एक बार शिकार करने के लिए जंगल में गया, है ना, यहीं से तो शुरू हुई। बस ऐसे करके हमें वहां पे सेट करना होता है। बात समझ पा रहे हैं सभी भाई? एक बार कमेंट में बताओ, कमेंट में एक बार सभी तेजी से कमेंट करो। वेरी नाइस। तो ये पैटर्न जो है ना, ये स्टोरी का पैटर्न है। ऐसी अगर कहानी पर बेस्ड आता है तो आपको करना पड़ेगा। दूसरा पैटर्न है आपका स्टोरी प्लस लिंकिंग वर्ड्स। स्टोरी प्लस लिंकिंग वर्ड्स किसमें? इनकम्प्लीट सेंटेंस। मेरे भाइयों, इसका मामला क्या है? इसका मामला क्या है? इसका समझिए, लॉजिक इसका समझिए। इसका मामला ये है कि कहानी हो या नॉन स्टोरी हो, कोई भी पैटर्न हो, स्टोरी हो या नॉन स्टोरी हो, पैटर्न कोई सा भी हो, लेकिन लिंकिंग वर्ड्स पर फोकस वहां पे हो सकते हैं। ये क्या है? कभी कभी सेंटेंसेस को पढ़ते समय हमें कुछ ऐसे शब्द मिल जाते हैं जो अपने में एक अधूरी बात कहते हैं। जैसे अगर कहीं पर ये लिखा हुआ मिल जाए, दीज बॉयज, तो ये एक शब्द एक अधूरी बात कह रहा है। ये लड़के, हमें पता ही नहीं हम कौन से लड़कों की बात कर रहे हैं, अधूरी बात हुई। आपने कहा they were going to Delhi, they were going to Delhi, they were going to Delhi। हमने यहां पर लिखा वो दिल्ली जा रहे थे, वे दिल्ली जा रहे थे। कौन? कुछ पता है उसके बारे में? नहीं, एक अधूरी बात है। ये ऐसे शब्द, चाहे वो आपका दिस दैट दीज दोज हो, दिस दैट दीज दोज हो, है ना, या कोई प्रोनाउन हो, सच शब्द हो, ऐसे और भी बहुत सारे शब्द होते हैं। तो गाइस, कोई भी ऐसे शब्द जिससे अधूरी मीनिंग का पता चले, समझ में ना आए कि ये किसकी बात कर रहा है, पहले वो बात बताओ फिर इसकी बात होगी, तो समझ जाना वो इनकम्प्लीट सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए उस शब्द को पहले खोजिए अदर पार्ट्स में और फिर उससे लिंक करिए। इससे क्या होता है, स्टोरी एंड नॉन स्टोरी, ये दोनों आपके इन लिंकिंग वर्ड्स से पूरा करेक्ट हो जाता है। समझ पा रहे हैं? चाहे स्टोरी हो या नॉन स्टोरी हो, दोनों इस लिंकिंग वर्ड से कनेक्ट हो जाता है दोस्तों, फिर दिक्कत की बात नहीं होती है। ठीक है। और एक तीसरी कंडीशन एक और देख लीजिए, अंतिम कंडीशन, अंतिम तरीका जो अरेंजमेंट का होता है, अब वो होता है ग्रामेटिकल सपोर्ट, ग्रामर सपोर्ट।
ग्रामर सपोर्ट क्या है दोस्तों? ग्रामर का सपोर्ट क्या है? आपका सेंटेंस लिखा हुआ होगा लेकिन अधूरा होगा, कुछ जगह पर खत्म हो जाएगा। अब जैसे मान लीजिए हेल्पिंग इज पर खत्म हो गया, कुछ भी लिखा था और इज पे आके खत्म हो गया, तो इसके बाद वही तो शब्द लिखोगे जो इज के अनुसार या तो मेन वर्ब से शुरू हो जाए, मेन वर्ब की आईएनजी या मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, या तो कोई एडजेक्टिव से शुरू हो जाए, मतलब इज के बाद जो आता है उससे शुरू हो जाए। तो ये जो गेम है ना, ये ग्रामर सपोर्ट है। समझ में आया? हमें सेंटेंस के हिसाब से जैसा क्वेश्चन आया उसके अनुसार दिमाग सेट करना होता है। अगर क्वेश्चन ग्रामर सपोर्ट मांग रहा है तो ग्रामर लगाना है, अगर लिंकिंग वर्ड सपोर्ट मांग रहा है तो लिंकिंग वर्ड सपोर्ट लगाना है, अगर केवल स्टोरी है नीदर लिंकिंग नॉर ग्रामर तो भाई साहब वो पहला वाला लॉजिक लगाना है। अंतिम में एक और पॉइंट आपको करना है, एक अंतिम पॉइंट करना है, वो ये है कि 4 ऑप्शंस आपके दिए होंगे PQRS। इस PQRS ऑप्शंस में जब कभी भी आप कोई भी दिमाग लगा के कोई एक पेयर बना लें, कैसा भी दिमाग लगा के कि भैया फर्स्ट पार्ट यहां पर S है, इसके बाद होना चाहिए Q, SQ होना चाहिए, तो आप जैसे ही यहां पर बना ले कोई एक पेयर, सिंगल पेयर, तो अपने ऑप्शन की तरफ सीधा लौट पड़ना भाई साहब। जो नीचे 4 ऑप्शन दिखे हो PQRS RSQP, सीधा ऑप्शन की तरफ मुड़ना। ठीक? हाँ जी, हाँ जी, सीधा ऑप्शन की तरफ मुड़ना और ऑप्शन मिल के जो पेयर आपने बनाया है उसी पेयर को तलाश करना। मैं दावे के साथ कहता हूं 80% क्वेश्चंस केवल एक पेयर बनाने से सही हो जाता है। केवल एक पेयर, केवल एक सिंगल पेयर बनाने से 80% क्वेश्चन सही हो जाते हैं। कोई भी एक पेयर, इन चारों में से कोई भी एक पेयर, जो ही नहीं कि पहला ही पार्ट से शुरू हो, दूसरा से कहीं से भी शुरू हो, एक पेयर, लेकिन 100% कॉन्फिडेंट रहो कि वो पेयर सही है, तब तो मामला सेट हो पाएगा। फिर आपका वहां पे सीधा ऑप्शन देख, ऑप्शन में सेम पेयर सर्च करो, जिसमें वो पेयर है वही उसका आंसर है। लेकिन कभी कभी मल्टीपल ऑप्शंस में सेम पेयर होगा, घबराओ मत, ऑप्शन को देखो, उस ऑप्शन को देखकर फिर उससे मिलान कर करके सेंटेंसेस को पढ़ लो, मिल जाएगा। लेकिन 70-80% सेम पेयर आपके एग्जाम में मिल ही जाता है। ठीक है? तो ये होता है पूरा पार्ट। चलो ये तो हो गई पूरी कहानी। आइए सबसे पहला क्वेश्चन आपको देता हूं, 1 मिनट का समय दूंगा। नहीं, पहला क्वेश्चन विदाउट पॉल करेंगे अपन, ठीक है? एंड फिर उसके बाद दूसरे क्वेश्चन से पॉल स्टार्ट कर देंगे। हैप्पी? तो पहला क्वेश्चन आपके सामने, 1 से 1.5 मिनट आपके पास है, करिए फटाफट, 1 से 1.5 मिनट है। जो जो गेम बताया मैंने वैसे करो। चलो शुरू हो जाओ, फिर मैं भी आपको सिखाता हूं कैसे ये कहानी होगी। हो गया बच्चों? देखो, 2 ऑप्शन आ रहे हैं, सी की तरफ और बी की तरफ। आपकी तरफ से 2 आंसर आ रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं सी ऑप्शन होना चाहिए और कुछ भाई हमारे कह रहे हैं बी ऑप्शन होना चाहिए। अब देखो, बताते हैं हमें यहाँ पे क्या होना चाहिए। ध्यान से सुनिएगा, क्या मामला है इसका, ध्यान से सुनेंगे सभी लोग। गाइस, हमें 4 सेंटेंसेस दिख रहे हैं, कुछ अधूरे हैं कुछ पूरे हैं, है ना? जैसे यहाँ पे कॉमा लगा हुआ है तो समझ में आ रहा है कि ये जो पार्ट है ये अधूरा पार्ट है। राइट एवरीबॉडी? यस और नो? तो ये हमारा क्या है दोस्तों, कुछ अधूरे पार्ट्स है कुछ पूरे पार्ट्स है। ठीक? अब देखो, थोड़ा पानी पी लेता हूं यार, बस हो गया। हाँ, अब सुनो, अब सुनो, अब पूरी कहानी सुनो। तो हमें अब ये पूरा पैराग्राफ आ गया। ऐसे सेंटेंसेस, आप ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे 30 से 40 सेकंड्स लेंगे पूरा। हमें पहले पढ़ना है और समझना है मामला क्या है। दे विल ओनली टेक, जैसे ये पी हमारा फर्स्ट नहीं हो सकता क्योंकि ये एक लिंकिंग शब्द है, प्रोनाउन है। प्रोनाउन सेंटेंस कभी इंट्रोड्यूस नहीं करता है गाइस।
तो दे विल ओनली टेक दैट इनटू अकाउंट एज अ फैक्टर इन देयर कैलकुलेशन। वी डोंट नो कि भैया किसकी बात कर रहे हैं, तो बी वाला ऑप्शन हमारा गलत हो गया। दूसरा कहता है एन इगोइस्टिक इंडिविजुअल, एक इगोइस्टिक इंडिविजुअल विल रेशनली चूज whether or not to vaccinate on the basis of what that decision will achieve for them। will achieve for them किसकी बात कर रहा है? एंड मामला समझो गाइस, एन इंडिविजुअल एंड इगोइस्टिक इंडिविजुअल वेल एन इगोइस्टिक इंडिविजुअल एक सिंगुलर है, will rationally choose whether or not to vaccinate on the basis of what that decision will achieve। किसके लिए? फॉर देम के लिए। लेकिन देम कौन है? देम तो पता ही नहीं है ना यार, देम तो पता ही नहीं है, तो हमारा क्यू ऑप्शन भी फर्स्ट नहीं हो सकता। ठीक, एस फर्स्ट हो ही नहीं सकता सिंस द डिसीजन। कौन सा डिसीजन? तो एस फर्स्ट नहीं हो सकता। कौन सा बचा ऑप्शन? पेयर क्या है? आर क्यू एस पी। आंसर आर क्यू एस पी के सेट इस ऑर्डर में एक बार पढ़ो। इट इज पॉसिबल दैट देयर विल बी अ सिमिलर गैप बिटवीन कलेक्टिव एंड इगोइस्टिक rationality in the case of vaccination। An egoistic individual will rationally choose whether or not to vaccinate on the basis of what that decision will achieve for them। Since the decision for any one person is irrelevant to their society's epidemiological circumstances, they will only take that into account as a factor in their calculation। हमारा आंसर बचा कौन? तीन ऑप्शन एलिमिनेट करके केवल एक ही ऑप्शन बचता है, दैट इज ऑप्शन नंबर। मतलब मामला यही है यार, करते ही ऐसे आप लोग पूरा अरेंज करने में भिड़ जाते हो, हम अरेंज ना करते, कभी अरेंज करना ही नहीं होता, ऐसे ही किया जाता है हमेशा। चलो पहला सवाल हो गया। 10 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन करते हैं, नहीं 10 क्वेश्चन करते हैं विदाउट पॉज। ठीक है, आराम से टाइम लेके करो, कोई जल्दबाजी नहीं है। कल का पूरा सेशन उसी पर होगा, विदाउट पॉल होगा। अभी 10 क्वेश्चन तक पहला हुआ है, पहले का आंसर बी टिक करो, दूसरे पे आ जाओ। 10 से पहले कोई बोलेगा नहीं, ओके लिखना है बस। ये मैंने बोला है, पूछा नहीं है आपसे, केवल बोलना है। ठीक है सर, हमें हमारे हिसाब से पढ़ाने दो, मुझे पता है कैसे आपको सिखानी है। मामले में 2 नंबर मामले पे आ जाओ, पढ़ो आप भी, मैं भी पढ़ता हूं। सभी लोग पेयर बना लो जल्दी से। देखो लॉजिक बहुत सिंपल है। सबसे पहले एस वाला ऑप्शन जो कि एंड से है ना, ये शुरू नहीं कर रहा सेंटेंस, तो एस वाला फर्स्ट नहीं हो सकता। डी हो गया कैंसर। ये फर्स्ट हो सकता है, क्यू फर्स्ट नहीं हो सकता, क्यू फर्स्ट नहीं हो सकता क्योंकि एंड टीनी वेस्ट शुरुआत नहीं कर रहा, तो ये भी हो गया कैंसर। हमारा फर्स्ट पार्ट पी है, पी के बाद क्यू और एस का एक पेयर चेक कर लो, बस हो गया। पी देखो, पी कहता है द इगोइस्ट, पी फर्स्ट है, मे रेशनली कंक्लूड दैट। यहां पर देखो ये सब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब, ये आपकी मेन वर्ब का एडवर्ब, फिर एक कंजंक्शन लगाया, फिर एक दैट लगा दिया तो नया सब्जेक्ट आएगा द इनकन्वीनियंस, फिर कॉमा लगा के डिस्कम्फर्ट लिखा, फिर कॉमा लगाया। अब आपका भी ये अधूरा है भाई, दैट के बाद ये मामला ही अधूरा है। जब ये मामला अधूरा है तो आप ऑप्शन पी के बाद आर नहीं लिख सकते क्योंकि ये बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट है। इट इज हियर वेयर द गैप बिटवीन व्हाटसोएवर, ये बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट है, तो हम यहां पर पी के बाद आर नहीं लिख सकते। जब पी के बाद कौन सा, पी के बाद हाँ आर नहीं लिख सकते, पी के बाद आर नहीं लिख सकते, तो यहां पर ये मामला तो हो गया कैंसिल। पी ही फर्स्ट पार्ट है, क्यू और एस चेक करना है ना, क्यू और एस चेक करना है भाई, मैं क्या चेक कर रहा हूं, क्यू और एस चेक करना है। हाँ तो डिस्कम्फर्ट एस चेक करना है,
डिस्कम्फर्ट के बाद यहां पे लिखा है एंड क्यों लिखोगे? दैट के बाद सब्जेक्ट लगाया, तो ये क्लॉज पूरी करो ना यार, वर्ब लगाओ। एंड यहां पर अगर आप लगाते हो तो फिर उससे आप वेयर लगा के लिंक नहीं कर सकते। तो गाइज एक प्रकार से हमारा मामला यहाँ पर इस पे भी अटक गया। तो होना क्या चाहिए? यही फिर एक ही ऑप्शन बचता है, जब एस कैंसिल हो गया तो एक ही ऑप्शन बचता है, दैट इज क्यू। अब पी का बाद क्यू ऑप्शन में है तो आपका पी क्यू आर एस हो जाएगा। पी क्यू आर एस करेक्ट आंसर, राइट एवरीवन। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखो कितना आसानी से हम कर सकते हैं इस टाइप से, बस थोड़ा सा धैर्य बना के सेंटेंसेस को पढ़ते जाएं, चीजें अपने आप निकलती चली जाती है। ठीक है, अभी मैं बीच बीच में बहुत आसान आसान भी लेकर आया हूं, घबराना मत, हर लेवल डिस्कस करूंगा। मिक्स कर दिया है मैंने, मतलब सीक्वेंस वाइज नहीं रखा, सब मिक्स करके रख दिया है। ठीक है, तीसरे सवाल पे आ जाइए, चलिए आप लोग भी करिए। आराम से कर लो, कोई जल्दबाजी नहीं कर रहा मैं। सही करो, टाइम लेके करो, गलत करोगे तो मामला बिगड़ जाएगा। जल्दी करके गलत करने से बेटर है टाइम लेके सही कर लो। अभी देखिए, हमें सबसे पहले शुरू करना है वन से। मेनी ऑफ द एल्डरली आर सफरिंग फ्रॉम इंसोम्निया। इंसोम्निया मतलब होता है जिसको नींद ना आने की बीमारी होती है। एंड हैव डेवलप्ड सुसाइडल टेंडेंसीज, जिसने सुसाइडल टेंडेंसीज, नींद ना आने की वजह से सुसाइडल टेंडेंसीज जिसने डेवलप कर लिया है। The rapid spread of the COVID-19 pandemic has deeply impacted the psychology of people, generating fear, anxiety, and depression. So much ये लिंक कर गया यार, अगर हम देखें तो ये लिंक कर गया ये पूरा। देखो, इंपैक्टेड द साइकोलॉजी ऑफ पीपल, कॉमा लगाया, जनरेटिंग फियर, कॉमा लगाया, एंजाइटी एंड डिप्रेशन। तो हमारा एक पेयर बन गया, कौन सा? क्यू के बाद आर का, क्यू के बाद आर का एक पेयर बन गया ना, क्यू के बाद आर का, क्यू के बाद आर का एक पेयर बन गया। अब आपके पास क्यू के बाद आर इसमें है, क्यू के बाद आर इसमें नहीं है, क्यू के बाद आर इसमें है, क्यू के बाद और तीन तीन ऑप्शंस है क्यू के बाद आर। आगे चलो चेक करते हैं। सो मच, सो दैट, ठीक है यहां तक हो गया। सो दैट के बाद अब आपको एक नया सब्जेक्ट चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि सो दैट ताकि ऐसा ऐसा करके कुछ ऐसा लिखा जा सके। तो कह रहा है कि द रैपिड स्प्रेड ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक हैज डीपली इंपैक्टेड द साइकोलॉजी ऑफ पीपल। बहुत ही गहराई से लोगों की साइकोलॉजी में प्रभाव डाला है। क्या करने में? जनरेट करने में, डर को, बेचैनी को और डिप्रेशन को बहुत ही ज्यादा। सो दैट ताकि क्या कर सके, मेनी ऑफ द एल्डरली, जिससे कि क्या हुआ है, बहुत सारे लोग आर सफरिंग फ्रॉम इंसोम्निया से, उनको नींद नहीं आ रही, रात रात भर जाग रहे, एंड हैव डेवलप्ड सुसाइडल टेंडेंसीज। तो अगर हम क्यू के बाद आर लगा के पी ऐड कर दें तो ऐसा नहीं हो रहा कि इस कंजंक्शन को कंटिन्यू कर गया है ये हिस्सा, लग रहा है ना, पी अगर डाल देते हैं। और अंतिम में देयर इज देयरफॉर एक कंक्लूजन का पार्ट दिया हुआ है, एन अर्जेंट नीड टू अंडरस्टैंड द रियल नेचर ऑफ द माइंड टू बी एबल टू गेट रिड ऑफ दीज टेंडेंसीज। ये जो टेंडेंसीज है, सो दोस्तों अगर हम देखें तो हमारा पेयर यही बन रहा है, क्यू आर पी एस। क्यू आर पी एस आपके ऑप्शन नंबर बी में है दोस्तों, है ना। आराम से एकदम, कोई जल्दबाजी नहीं, कौन कहां से जोड़ रहे हैं उसको जोड़ते जाओ पहले, है ना। बहुत अच्छे, तीसरा सवाल हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाइए दोस्तों, चौथे सवाल पे आ जाइए। फोर्थ क्वेश्चन देखिए क्या कहना चाहता है। सेंटेंस कहता है द इंसेसेंट फ्लो ऑफ थॉट्स, ठीक है।
that we experience are not due to external forces, ठीक है, rather these occur because we are unable to handle, ठीक है. Mukta explains that the resentless and anxiety, guys, एक सेकंड का आंसर है ये, चारों सेंटेंस पढ़ने के बाद एक सेकंड. गाइस फर्स्ट पार्ट देखना है बस, और कुछ नहीं करना है इसमें. देखो ये इंट्रोडक्शन, ये शुरुआती नहीं, देखो फुल स्टॉप हो गया, सब्जेक्ट है नहीं है इसमें कुछ, पीप फर्स्ट नहीं हो सकता. दैट वी एक्सपर्टाइज, भैया किसी से लिंक कर रहा है, ये कंजंक्शन फर्स्ट नहीं. रैदर दीज, इसका मतलब पहले कुछ हो चुका है, कैंसिल, एक ही ऑप्शन बचता है, दैट इज दिस. पी नहीं होगा, आर नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, आंसर कौन सा है, एस. तो आंसर कौन सा है, सिंपल है ना, बस लॉजिक यही है. तो आपका होगा एस क्यूब आर पी, यही सही जवाब है. ठीक है, पांचवें सवाल की तरफ मूव करते हैं. हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, यही है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. सवाल नंबर 5 आपके सामने, ध्यान से दोस्तों. अ क्लोज ऑब्जर्वेशन ऑफ द माइंड, ठीक, अ क्लोज ऑब्जर्वेशन ऑफ द बेसिस ऑफ ऑल द फंक्शंस ऑफ द माइंड, ठीक, will reveal that it is nothing but to a bundle of thoughts is the process of cognition and growth. कुछ लोगों ने ऑप्शन बी कहा और कुछ भाइयों ने ऑप्शन नंबर सी कहा. समझते हैं लॉजिक क्या है. ऑप्शन पी कहता है अ क्लोज ऑब्जर्वेशन ऑफ द माइंड, पी के फर्स्ट होने के चांसेस हैं. द बेसिस ऑफ ऑल द फंक्शंस ऑफ द माइंड, क्यू के फर्स्ट होने के चांसेस हैं. इसका फर्स्ट नहीं होना है, इसका फर्स्ट नहीं होना है, तो आर और एस फर्स्ट नहीं होगा, एस कैंसिल. अब या तो पी फर्स्ट है या तो क्यू फर्स्ट है, केवल दो में से कोई एक फर्स्ट है दोस्तों, और कोई भी फर्स्ट नहीं, इन्हीं दो में से कोई एक है. अब देखो स्टेटमेंट देखो, will reveal that or is the process of cognition and thought, will reveal that it is nothing but a bundle of thoughts. ठीक है, अब ये दो हिस्से जो हैं, इन्हीं में से किसी के बाद आएगा, है ना. ऑप्शन पी कहता है अ क्लोज ऑब्जर्वेशन ऑफ द माइंड, माइंड का क्लोज ऑब्जर्वेशन विल रिवील दैट, रिवील करेगा कि इट इज नथिंग बट अ बंडल ऑफ थॉट्स, कि ये कुछ नहीं है सिवाय एक बंडल ऑफ थॉट्स के. देखिए हिस्सा, अ क्लोज ऑब्जर्वेशन ऑफ द माइंड इज द प्रोसेस ऑफ कॉग्निशन एंड थॉट. अगर इसको इससे जोड़ेंगे तो क्यू से किसको जोड़ेंगे, द बेसिस ऑफ ऑल द फंक्शंस ऑफ द माइंड, द बेसिस ऑफ ऑल द फंक्शन ऑफ द माइंड विल रिवील दैट. नहीं होगा, हमारा पी के साथ विल रिवील वाला जुड़ेगा, दैट इज आर. पी आर तो होगा भाई साहब, यानी पी आर होना चाहिए आपका, या तो ये सही है तीसरा वाला ऑप्शन पी आर, जिसमें एक पेयर है दोस्तों, पांचवे गया तो तीसरा सही है, और तो किसी में पी आर है ही नहीं, अरे वाह, तो बस आंसर तीसरा ही सही है, ऑप्शन नंबर सी. किसी में है ही नहीं तो क्या करेंगे यार, ऑप्शन 3 सही है ना. हमने एक पेयर जोड़ा था, अब आप देखो वो पेयर ने हमें हेल्प कर दी सही आंसर तक पहुंचने में. ठीक, ग्रेट. ऑप्शन सी
क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाइए, छठा सवाल। देखिए, बी ऑप्शन आप लोग चूज कर रहे हैं। सेंटेंस कहता है इट इज अ मैटर ऑफ कॉमन एक्सपीरियंस। बी के होने के चांसेस हैं। क्यों भी चेक कर लीजिए। वी बिकम अवेयर ऑफ द एंडलेस फ्लो ऑफ थॉट्स। क्यों, कहां, कैसे, कुछ नहीं पता है, तो हमारा डी ऑप्शन तो नहीं होगा, डी गलत है। राइट एवरीबॉडी। और पी से ये तीनों ऑप्शन है। पी के बाद क्यू आर एस, वाओ, बस एक पेयर बनाना है, बस हो गया पी के बाद का। इट इज अ मैटर ऑफ कॉमन एक्सपीरियंस, इट इज अ मैटर ऑफ कॉमन एक्सपीरियंस, it is a matter of common experience that it is a matter of common experience that the moment do we close our eyes, वो क्षण जब हम अपना आंखों को बंद करते हैं, to get some sleep, कुछ नींद को पाने के लिए, we become aware of the endless flow of thoughts, हम endless flow of thoughts से aware हो जाते हैं, and images going through our minds, और images जो हमारी, तो ये सारी चीजें तभी आएगी ना जब आप अपनी आंखों को बंद करोगे। राइट, तो आपका ये क्यू ऑप्शन नीचे ही होना चाहिए। बिल्कुल सही, करेक्ट आंसर आपका पी आर, पी के साथ आर, हाँ सही तो है, एंड क्यू एस, ये हो गया पी आर क्यू एस, करेक्ट आंसर ये पी आर क्यू एस। जी हाँ, हाँ ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। बात कर लिए इसमें, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। वेरी नाइस, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। चलिए 7वें क्वेश्चन को मूव करते हैं। अच्छे हैं सारे क्वेश्चंस, अच्छे हैं, ऐसे ही करके करो, आपके एग्जाम में ऐसे ही आएगा भाई, कुछ और हुआ नहीं आएगा, एकदम सब आप कर लोगे, मुझे यकीन है। 7वां सवाल ध्यान से करो, हरी अप गाइस, पूरा फोकस कंटेंट पे लगाओ। मेजॉरिटी ऑप्शन बी के साथ जा रही है। 7वें ऑप्शन को भी, ऑप्शन 7वें क्वेश्चन में भी ऑप्शन बी आप लोगों ने प्रीफर किया है। क्या बात है यार, वन साइडेड वोट हो गया, ये तो मजा आ गया। देखिए ध्यान से सुनिए, बी का मतलब आप इस ऑप्शन को मार्क कर रहे हैं। देखते हैं क्या होना चाहिए। सबसे पहले शुरुआत करते हैं यहां से। We often find it extremely difficult to disengage ourselves from the torrential flow of thoughts. As a consequences, we often find it extremely difficult. Pronoun बिना नाउन के लिखा हुआ है सेंटेंस में, ओके। दूसरा ऑप्शन है, मतलब ये फर्स्ट नहीं होने के संकेत हैं। The mind constantly causes of dreams, राइट, एंड फैंटासीज। ठीक है, शुरुआत कर रहा है ये सेंटेंस की, फर्स्ट होने के चांसेस के पूरे पूरे। क्रिएटिंग इट्स ओन वर्ड, किसका ओन वर्ड भाई, एंड डिस्ट्रॉइंग इट, क्या
कोई सेंस ही नहीं है। वी बिगिन टू सफर फ्रॉम एंजाइटी एंड इंसोम्निया, इंट्रो कहां है, थोड़ा सा अजीब लग रहा है। मामला बस वही पी और क्यू में फंसा हुआ है, ठीक है, पी एंड क्यू में फंसा हुआ है बस। हम अगर यहां पर पी एक बार पूरा पढ़ चुके हैं, एक बार क्यू वाले इसको पढ़ के पेयर बना लें, जैसा कि आप सभी ने बी ऑप्शन को बोला इस वाले के हिसाब से, तो हमारा ऑप्शन कहता है द माइंड कॉन्स्टेंटली कास्ट्स अप ड्रीम्स एंड फैंटेसीज। जो माइंड है वो लगातार दिमाग में ड्रीम्स एंड फैंटेसीज को चलाता रहता है, राइट, माइंड कॉन्स्टेंटली चलाता रहता है। क्रिएटिंग इट्स ओन वर्ल्ड एंड डिस्ट्रॉइंग इट, खुद से ही खुद का अपना संसार पैदा करता है, शुरू करता है, और फिर उसको क्या कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है, उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, राइट। फिर आगे उसने क्या बोला, वी ऑफन फाइंड इट एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू डिसएंगेज आवरसेल्फ फ्रॉम द टोरेंशियल फ्लो ऑफ थॉट्स। और हमें फिर यहाँ पे हमेशा ये पाया जाता है कि हम थोड़ा सा डिफिकल्टी होती है अपने आप को डिसएंगेज कर पाना, क्योंकि ऑलरेडी एंगेज कर देता है। एज अ कॉन्सिक्वेंस वी बिगिन टू सफर फ्रॉम एंजाइटी एंड इंसोम्निया। सही है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी का आपने बहुत जबरदस्त पेयर बनाया, मार्क कर लीजिएगा, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाए। 8वें सवाल पे आ जाइए दोस्तों, 7वां ऑप्शन बी हो गया, 8वें पे आ जाइए। We do everything according to our mental tendencies. अपनी mental tendencies के अनुसार we do everything. All afflictions are created by these fluctuations. We are tortured not by the mind but by its viridities, as long as they do not become quiet. सोचिए, जवाब दीजिए दोस्तों। केवल फर्स्ट पार्ट भी फाइन कर लिया तो आंसर हो जाएगा तुरंत। गाइस, आप में से कुछ लोग ऑप्शन नंबर सी को कह रहे हैं कि वो फर्स्ट पार्ट होना चाहिए, यानी उनके अनुसार क्यू वाला ऑप्शन, मतलब सी अरेंजमेंट होना चाहिए, तो क्यू वाला ऑप्शन आपके अनुसार फर्स्ट होना चाहिए। ऑल एफ्लिक्शंस आर क्रिएटेड बाय दीज फ्लक्चुएशंस। क्या अगर हम क्यू को फर्स्ट बनाते हैं सी को सिलेक्ट करके, तो दीज फ्लक्चुएशंस के बारे में पता है कौन सी फ्लक्चुएशंस की बात की इस सेंटेंस में? नहीं, हमें पता ही नहीं है। जब नहीं पता कि हम किन फ्लक्चुएशंस की बात कर रहे हैं, तो मैंने अभी आपको बताया था कि कुछ शब्द है, जैसे दीज हो गया, दोज हो गया, दिस हो गया, दैट हो गया, ये सभी शब्द जो है लिंकिंग वर्ड्स होते हैं। ये बताते हैं कि कुछ और सेंटेंस पहले आने चाहिए, डायरेक्ट ये खुद वाले ही पहले नहीं आने चाहिए। तो गाइस, यहां पर हमारा मामला जो है ना यार, वो सी से हट जाता है ना, सी से हट गया। बाकी ऑप्शंस देखो, सी से मामला हट गया। इसके बाद देखो, सी से मामला गया हट, अब इसके बाद देखो, और हमारे पास क्या ऑप्शन बचता है? वी डू एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू आवर मेंटल टेंडेंसीज। पी के होने के चांसेस हैं, सी ये वाला हट जाता है। वी आर टॉर्चर्ड नॉट बाय द माइंड बट बाय इट्स वरिटीज, होने के चांसेस है। आर के भी फर्स्ट होने के चांसेस है। एज लॉन्ग एज दे डू नॉट बिकम क्वाइट, क्या बिकम क्वाइट? नॉट मेंशन। तो गाइस, यहां पे मामला जो है ना, देखो एस बी नहीं हो रहा। अब इसमें जो दो अंतर दिख रहा है ना, कि पी होगा कि आर होगा, पी के बाद क्यू आएगा कि आर के बाद क्यू आएगा, इससे पता चल जाएगा। तो एक बार पी के बाद क्यू पढ़ के देखिए। पी है आपका we do everything according to our mental tendencies. According to our mental tendencies we do everything. All affiliations are created by these fluctuations. एक ये हिस्सा है, ठीक है। अब एक बार R के बाद Q पढ़ो, R के बाद Q। We are tortured
वी आर टॉर्चर्ड नॉट बाय द माइंड, वी आर टॉर्चर्ड नॉट बाय द माइंड, वी आर टॉर्चर्ड, ये नीचे दो कैंसिल देना, हाँ, वी आर टॉर्चर्ड नॉट बाय द माइंड बट बाय इट्स विरिटीज, आर हुआ, ऑल एफ्लिक्शंस आर क्रिएटेड बाय दीज फ्लक्चुएशंस, कौन सा फ्लक्चुएशंस, जो यहां पे टॉर्चर किए गए दो तरीके से, ठीक तो लग रहा है भाई साहब, तो क्यों नहीं कर सकते हमारे के साथ क्यू का यहां पर मामला, कर सकते हैं ना, तो आर के साथ क्यू, दैट मीन्स हमारा आंसर तो एक ही होना चाहिए, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, है ना। तो आपका स्टेटमेंट क्या बना कि वी आर टॉर्चर्ड नॉट बाय द माइंड बट बाय इट्स रिलेटिव्स, ठीक है ना, वी आर टॉर्चर्ड नॉट बाय द माइंड बट बाय इट्स रिलेटिव्स, ठीक है, ऑल एफ्लिक्शंस आर क्रिएटेड बाय दीज फ्लक्चुएशंस, यही फ्लक्चुएशंस जो दो तरीके से किए गए, we do everything according to our mental tendencies as long as they do not become quiet। अच्छा, अब देखो आपके दिमाग में यहाँ पे यार होगा सब कॉमा लगा, एक्चुअली ये कॉमा नहीं है, ये गलत लग गया कॉमा, फुल स्टॉप लगाओ, पंक्चुएशन तो इग्नोर करना, मामला समझो, सेंटेंस देखो पूरा सही है, एज लॉन्ग एज ये हो गया, फिर ये सब्जेक्ट हो गया, डू नॉट बिकम क्वाइट, सही है, दे डू नॉट बिकम क्वाइट, इतना हिस्सा देखो ये ग्रामेटिकली सही है कि नहीं है, है ना, नहीं तो क्या तीन सेंटेंस में फुल स्टॉप आएगा, यही समझ लो आप, तीन हिस्से फुल स्टॉप आएगा क्या, आप ही बताओ, नहीं ना, राइट एवरीवन, तो यहां पर यह मामला ऑप्शन बी की तरफ जाता है, बी के दरबार में ये मामला सेट हो जाता है, गॉट इट। अरे ऑप्शन आप लोग जो सी बोल रहे हो जिसपे क्यू को फर्स्ट बना रहे हो, यार क्यू का मतलब हो गया कि तुम्हारा इस क्यू में दिया होगा दीज फ्लक्चुएशंस, जिसके बारे में इसके पहले मेंशन हुआ होना चाहिए, जो कि नहीं मेंशन है, नहीं समझ पा रहे हो आप लोग, सी कैसे कर सकते हैं आप, आपको तो पता ही नहीं कौन से फ्लक्चुएशंस, दीज फ्लक्चुएशंस, ऑल एफ्लिक्शंस आर क्रिएटेड, सारे फ्लक्शंस आर क्रिएटेड बाय दीज फ्लक्चुएशंस, कहां है फ्लक्चुएशंस, क्योंकि दीज मेंशन किया ना, उसके बारे में बताओ तो सही, इसलिए ये मामला गलत हो गया, ठीक है, मार्क कर लीजिएगा दोस्तों। नेक्स्ट पे आ जाइए दोस्तों, अगला सवाल 9th, एकदम आराम से करो, 10 के बाद कॉलिंग शुरू कर देंगे। ड्यूरिंग दिस कोविड-19 पैंडेमिक, इस कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान two kinds of power have come into play in India, the love of power and the power of love. The motivation underlying these two is vastly different. ठीक है, is it all about ourselves or is it all about others? सोचिए, जवाब दीजिए फटाफट। कर लिया, ग्रेट, अब सुनिएगा ध्यान से, सिंपल है यार, ये तो सीधा ही सीक्वेंस था, PQRA सही है। ड्यूरिंग दिस कोविड-19 पैंडेमिक, इस कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान टू काइंड्स ऑफ पावर हैव कम इनटू प्ले इन इंडिया, एक ये पावर एक ये पावर, फिर नया ये दो पावर खत्म कर दिया, अब नया सेंटेंस शुरू किया। द मोटिवेशन अंडरलाइन दीज टू, यही टू, ये टू कौन, यही पावर, ये पावर कब, ये ड्यूरिंग इसके
तो गाइस हमारा सीधा ही सीधा पी क्यू आर एस, ऑप्शन नंबर 1 पी क्यू आर एस मार्क कर लीजिए। यस और नो? सीधा ही सीधा है, पी क्यू आर एस। अभी भी बफर कर रहा है? बफर कर रहा है क्या? सही तो है यार, देख लो सब कह रहे बफर नहीं कर रहा। 9th का आंसर ए हो जाएगा, सिंपल है ना। 10th पे आ जाओ। अ पुअर लेबरर इन अ विलेज नियर गया इन बिहार, हिज वाइफ फाल्गुनी देवी डाइड इन द नीड ऑफ मेडिकल हेल्प। अरे वही दशरथ मांझी जी के बारे में। द पावर एंड स्ट्रेंथ ऑफ लव इज recounted in the story about Dashrath Manjhi. So Manjhi single-handedly forged a road through the mountain. सिंपल है यार, एक कहानी है, कनेक्ट कर दो बस हो गया। है ही क्या इसमें, कहानी है भाई। वेरी नाइस। अब सुनिए ध्यान से। सबसे पहले हमें फर्स्ट पार्ट फाइंड करना है। हिज वाइफ, सो मांझी, आपका क्यू और एस, ये दोनों पार्ट हमारे फर्स्ट नहीं हो सकते, ठीक है? क्योंकि ये सो वाला जो हिस्सा है ये कंक्लूजन दे रहा है। सो मांझी सिंगल हैंडेडली फॉर्स्ड अ रोड थ्रू द माउंटेन। मूवी तो देखी होगी ना, तो मतलब मांझी ने क्या किया, माउंटेन से रास्ता निकाल दिया। तो एस वाला पार्ट जो है ना, ये आपका लास्ट होना चाहिए। पीछे नीचे के दोनों में एस नहीं दिया हुआ है, तो ये हो गया कैंसिल। ये दोनों में से कोई हो सकता है। अब पी से शुरू होगा कि आर से शुरू होगा। अ पुअर लेबरर इन अ विलेज नियर गया इन बिहार। देखो, पी से या तो आर से। अ पुअर लेबरर इन अ विलेज नियर गया इन बिहार, ठीक है? अभी अधूरा है, ये सेंटेंस नहीं है। अब एक बार आर पढ़ लो। द पावर एंड स्ट्रेंथ ऑफ लव इज, आर मतलब फिर इसके हिसाब से एक बार चेक कर लो। द पावर एंड स्ट्रेंथ ऑफ लव इज रिकाउंटेड इन द थ्योरी इन द स्टोरी अबाउट दशरथ मांझी। दशरथ मांझी कौन? एक पुअर लेबरर इन अ विलेज नियर गया इन बिहार। भाई मांझी जी के लिए कॉमा लिख के इनका ही क्वालिफायर लगाया है, तो आपका होना चाहिए आर के बाद पी। अब आर के बाद पी आएगा तो क्यूएस इसके बाद जुड़ ही जाएगा, ठीक है? His wife फाल्गुनी देवी died in need of medical help, और इसलिए उसने पहाड़ तोड़ डाले। तो बस यही है। तो आंसर कौन सा हुआ? ऑप्शन नंबर बी फॉर दिस क्वेश्चन। मामला केवल कुछ नहीं है यार, थोड़ा सा सेटिंग अरेंजमेंट था, हमने सेट कर दिया। गॉट दिस पॉइंट? ये बताओ, कुछ लोग कह रहे हैं सर ऑप्शन ए क्यों नहीं हो सकता। हमेशा एक बात याद रखा ना बच्चा लोग, एक बात हमेशा याद रखना। अ पुअर लेबरर इन अ विलेज नियर गया इन बिहार कौन है? दशरथ मांझी। जहां पे दशरथ मांझी लिख के आपने कॉमा लगाया ना, उसी के बारे में तो बोल रहे हो, तो उसके बाद ही तो लिखोगे। जैसे कहीं पर आपने देखा नरेंद्र मोदी, ब्रैकेट में द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ऐसे होगा, राइट एवरीबॉडी? तो आप यहां पर नरेंद्र मोदी कॉमा द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वैसे ही दशरथ मांझी कॉमा अ पुअर लेबरर इन अ विलेज नियर गया इन बिहार। तो आपका आंसर जो है आर के बाद पी तो लगना ही चाहिए, तभी मामला सेट हो पाएगा। अब आर के बाद पी देख लो यार, आर के बाद पी इजी में है, ये मार दो, ठीक है? यस और नो एवरीबॉडी? है ना? वेरी नाइस। राइट एवरीवन? ये मामला है। तो करेक्ट आंसर आपका 10th का यहाँ पे ये हो गया, ठीक? अब आ जाओ, 10 मिनट बचा हुआ है।
10 मिनट में 4-5 क्वेश्चन पॉल से करते हैं, ठीक है? 30 सेकंड का पॉल देंगे, आराम से करना है, एकदम आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई हड़बड़ाहट नहीं। प्यारे प्यारे क्वेश्चंस लेकर आ रहा हूँ, धीरे धीरे अब आसानी आसानी से क्वेश्चंस आएंगे। इट इज एन ऑफ्ट रिपीटेड रिलीजियस बिलीफ दैट गॉड ब्रिंग्स गुड आउट ऑफ इविल। पहला हिस्सा है, दैट द पैंडेमिक हैज ब्रॉट ह्यूमैनिटी। लेट अस पॉन्डर ऑन द 5 suggestions मेड बाय पैट्रिक मैनिंग, अ प्रोफेसर ऑफ, देख लो जैसे ये नाम लिखा है ना, पैट्रिक मैनिंग, फिर देखो कॉमा लगा यहां पर, ये कौन है पैट्रिक मैनिंग? ये है एक प्रोफेसर ऑफ पेस्टोरल थियोलॉजी का। तो वहां पर वैसे ही वहां पे भी था, दशरथ मांझी, एक गरीब आदमी यहाँ का, समझ गए? तो ये ऐसा मामला सेट होता है। चलो ध्यान दो, विदाउट डिनाइंग ऑल द सफरिंग एंड सॉ। करो ध्यान से। पूरा पासे ही पलट दिया यार आप लोगों ने तो। देखो हमारा आंसर क्या था, ऑप्शन नंबर बी। एक बार पी एस क्यू आर के सीक्वेंस में पढ़िए आप सेंटेंस को, पी एस क्यू आर के सीक्वेंस में, ठीक है? इसके सीक्वेंस में एक बार पढ़िए। स्टेटमेंट कह रहा है, स्टेटमेंट कह रहा है कि इट इज एन ऑफ्ट रिपीटेड रिलीजियस बिलीफ, वो ये है कि गॉड ब्रिंग्स गुड आउट ऑफ इविल, यानी अच्छाई को बुराई से निकालता है ईश्वर। ये एक रिपीटेड रिलीजियस बिलीफ है, इस पर कहीं से भी धोखा नहीं होता, ठीक? ये ऐसा ईश्वर करता है बिना डिनाई किए हुए ऑल द ग्रीफ, सफरिंग एंड सोरो को, विदाउट ये फुल स्टॉप कॉमा मत देखो, उसको भूल जाओ, वो फंसाने के लिए ट्रैप बना रखा है, ठीक है ना? विदाउट डिनाइंग ऑल द ग्रीफ, सफरिंग एंड सोरो, ठीक है? दैट द पेंडेमिक हैज ब्रॉट ह्यूमैनिटी, दैट द पेंडेमिक हैज ब्रॉट ह्यूमैनिटी। फिर आगे उसने बोला, लेट अस पॉन्डर ऑन द 5 suggestions, लेट अस पॉन्डर ऑन द 5 suggestions मेड बाय इस प्राणी के द्वारा, जो कि ये है। तो आंसर कौन सा है आपका? ऑप्शन नंबर बी, है ना? थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। और करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाओ ध्यान से। साठ मिनट है आपके पास, 60 मिनट अरेंज कीजिए। अरेंज करके अंतिम में टिक करिए।
गाइस बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। सेंटेंस ने कहा शी वॉज टॉकिंग, कौन, एक 8 साल की लड़की, तो पी के बाद क्यू तो बनेगा। पी के बाद क्यू इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है, तो अब पहला सेंटेंस या तो पी होगा या तो आर होगा। अब ब्राइट साइड स्टोरी, कौन सी स्टोरी, कौन सी, जो अभी आपने नीचे, जो आपने दूसरे सेंटेंसेस में सुनाई कि दिस इज ट्रू नॉट इन ह्यूमन बीइंग्स व्हाटसोएवर, यही कहानी। तो इसका मतलब पी हमारा फर्स्ट नहीं हो सकता, क्योंकि इसने जिसकी बात करी है वो बाद में दिया हुआ है, तो जो बाद में है वही पहले आना चाहिए। तो हमारा आर फर्स्ट हो जाएगा, और आर दिया हुआ है केवल ऑप्शन नंबर क्यू, है ना। समझ में आया? मामला ऐसे ही अरेंज करते हैं यार, धीरे धीरे, कुछ नहीं है, धीरे धीरे करके ऐसे अरेंज करो। तो आंसर आपका इसमें क्या हो गया? कुछ नहीं समझे? अरे ये तो बहुत आसान था ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो बहुत इजी था। मैंने कहा यहाँ पे देखो, शी वॉज टॉकिंग टू अ डॉग, वो लड़की जो है किससे, कुत्ते से बात कर रही थी। कौन लड़की? जो 8 साल की थी। तो पहले नाउन लिखोगे ना, तभी तो प्रोनाउन लिखोगे, तो पी के बाद ही क्यू आएगा। आपके दो सारे ऑप्शंस में देखें तो पी के बाद क्यू इसमें नहीं है, इसमें नहीं, पी के बाद क्यू इसमें है, और यहाँ पे अंतिम में है। तो आप एक बार यहाँ पे ऐसे करके चेक कर लो, बस होगी, कुछ है नहीं। ठीक है सर, देन कैसे होगा सब्जेक्ट में? देख लेते हैं। सब्जेक्ट में हमारा आर, द पावर ऑफ लव कैन सेव नॉट ओनली लिव्स बट ट्रांसफॉर्म देम। ना केवल लिव्स को बल्कि ट्रांसफॉर्म भी करती है उनको। किसको? लिव्स को। यानी ना कैन सेव नॉट ओनली, इसको ना केवल इसको सेव करती है बल्कि इसी को ट्रांसफॉर्म करती है। ना केवल जीवन बचाती बल्कि इसी जीवन को ट्रांसफॉर्म करती है। तो आपका नाउन तो पहले ही मेंशन है ना, जिसका प्रोनाउन आगे लगा। समझ में आया मामला? तो गाइस इन दिस वे आपका आंसर जो होना चाहिए वो यही हो जाएगा। मार्क कर लीजिएगा, ये आपका आंसर यहाँ पे ऐसे सेट हो जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन करते भाइयों। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाओ। ध्यान से करो, जल्दबाजी नहीं, आराम से करो। देखिए आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पी क्यू आर एस, सीधा सीधा। एन एंटायर फील्ड ऑफ स्टडी इज डिवोटेड टू बायो मिमेटिक्स, समटाइम्स रिफर टू अ बायोमिमिक्री, having evolved over millennia to adopt to challenges and figure out the best survival mechanism. Living organisms present beautiful and sometimes complex designs, ठीक है ना, that are integral to their lives, and humans have learned to emulate those designs for their own purpose. थोड़ा सा कहीं पे हल्की सी ग्रामेटिकल मिस्टेक लग रहा है, जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ब्यूटीफुल, कुछ यहाँ पे हल्का सा ग्रामेटिकल मिस्टेक है, लेकिन सीक्वेंस यही है, जो लिखा है उसी को अरेंज करके दिखाया। तो ऑप्शन ए मार दीजिए, यही सही जवाब है। ठीक है दोस्तों, चलिए टोटल आज क्वेश्चंस में 30 लेकर आया हूं, 13 करा दिया, 17 आपके लिए होमवर्क है। आराम से एनालिसिस करो, उसको समझो, मंथन करो, चीजें एक दिन में नहीं सीखी जाएगी। जो अगर किसी क्वेश्चन में फंसते हो दोबारा उस पर विचार करो, लेकिन रीडिंग पार्ट पर काम करते रहो ताकि ये चीज को सुधारा जा सके। ठीक है, चलिए गाइस, तो अभी के लिए केवल इतना ही। पूरे क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। फर्स्ट टाइम है तो प्रोफाइल फॉलो कर लीजिए और ये शेड्यूल नोट कर लीजिए। अगली क्लास 2 बजे होती है यूट्यूब पे। जो बच्चे हैं